हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 13 जनवरी 2021 का पार्ट 2 वाला ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। करंट अफेयर्स का पार्ट 1 ऑलरेडी मॉर्निंग में अपलोड किया जा चुका है। पहले पार्ट 1 देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, उसके बाद फिर ये पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 के अंदर अपन ने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स जो बच गए हैं वो अब इस यानी कि पार्ट 2 वाले ये लेक्चर में अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, ये जीएस पेपर 3 के ही पूरे टॉपिक्स हैं जो अपन कवर कर रहे हैं अभी। तो देखिए, एक्सेलरेटिंग क्वालिटी प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्टिंग वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोरिएंडर फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड ऑफ कोरिएंडर वेबिनार। अब इतनी बड़ी सेंटेंस देखकर कि टॉपिक ही इतना बड़ा है, उसको देखकर घबराना नहीं है। सिंपल सी बात की जा रही है कोरिएंडर के बारे में। कोरिएंडर क्या होता है? रोज जो अपन डेली खाने में खाते हैं, कोरिएंडर धनिया होता है। धनिया खाने में डलता है ना, धनिया डेली बेसिस पर घरों में हम लोग को आसानी से देखने को मिलता है। धनिया, ये सब्जी वाले जो है वो फ्री में धनिया दे देते हैं और उससे ही अक्सर लोग सब्जी जो है वो खरीदते हैं फिर, राइट। तो कोरिएंडर हम लोग को देखने को मिलता है, ये धनिया होता है। ठीक है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो एक्सेलरेटिंग क्वालिटी प्रोडक्शन किसकी बात हो रही है? हमारे यहां पर जो धनिया का कल्टीवेशन होता है, धनिया की जो खेती होती है, उसकी क्वालिटी को अपन को इंप्रूव करना है, राइट। पोस्ट हार्वेस्टिंग, जैसे ही धनिया जो है उसकी छटाई हो जाती है, यानी कि मतलब खेत में हम लोग को देखने को नहीं मिलता कि फसल लगती है फिर छटाई होती है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद वैल्यू एडिशन का काम करना है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? यहां पर फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आप लोग को पिछले हफ्ते भी काफी डिटेल में बताया हुआ है और ऑलरेडी कह चुका हूं, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड 110% मेंस में क्वेश्चन बनेगा, 110%। और इवन प्रीलिम्स के अंदर भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज की डेट में सरकार फूड प्रोसेसिंग पर ही फोकस कर रही है। और आज की डेट में फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड काफी सारी न्यूज, काफी सारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहां पर वैल्यू एडिशन का मतलब फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे टमाटर है, किसान ने टमाटर उगाए, टमाटर किसान ने बेचे, किसान के पास टमाटर बच गए, अभी बिके नहीं है पूरी तरह से, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो इसको परचेज कर लेती हैं टमाटर को। फिर ये क्या करती हैं? इस टमाटर का टोमेटो सॉस बना देती हैं और टोमेटो सॉस फिर हमारी कंट्री में बिकता ही बिकता है, बल्कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और फूड प्रोसेसिंग का काफी ज्यादा फायदा होता है। कैसा फायदा होता है? आप अपने घर में टमाटर को रखो डाइनिंग टेबल पर और टोमेटो सॉस की बॉटल को रख दो डाइनिंग टेबल पर, कौन सड़ जाएगा? पहले टमाटर 10 दिन के अंदर सड़ जाएगा, गल जाएगा। बट टोमेटो सॉस की बॉटल आपके पास जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होगी तब तक आपके पास रखी रहेगी। तो ये सब फायदे होते हैं। और मेन फायदा क्या है? किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं, यानी कि जो उनका प्रोड्यूस है, जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है, वो मार्केट में जो बिका नहीं है, अभी बचा हुआ है, वो भी अच्छे दामों पे और नॉर्मल, यानी कि जिस दाम पर बेचे जाते हैं टमाटर मार्केट रेट, तो उसी पर ही बिक जाते हैं। उनको अंडर वैल्यू करके नहीं बेचना पड़ता, राइट। नहीं तो फिर क्या होता है, किसानों का माल जब बिकता नहीं है तो कई बार लोग बाग जो है वो किसानों के साथ जो है वो डील करके अंडर वैल्यू में, यानी कि जो मार्केट रेट से कम की वैल्यू में उससे परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो सोचता है कि जैसे जैसे करके बिक जाए, कुछ तो पैसा हाथ लगे। बट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो डायरेक्टली किसानों से उन्हीं दाम पर परचेज कर लेगी टमाटर। तो अल्टीमेटली फायदा किसका? किसानों का। दूसरा फायदा, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट होगा और हमारी कंट्री में जब एक्सपोर्ट होगा तब क्या फायदा होगा? हमारी इनकम जनरेट होगी, जीडीपी हमारी बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज वगैरह जब खुलेंगी इस प्रकार की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो उसमें लोग काम करते हैं ना, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इस तरीके से आपको अपने आंसर को सजाना है। और फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने क्या बात करी? हम लोग धनिया को फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व करेंगे और धनिया का एक्सपोर्ट करेंगे, इसकी बात हो रही है, एक्सपोर्ट ऑफ कोरिएंडर फ्रॉम इंडिया। तो इस पर फोकस किया है कि हमें अच्छी क्वालिटी के धनिया का प्रोडक्शन करवाना है, हमें वैल्यू एडिशन करवाना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में धनिया का उपयोग करवाना है, वेरियस फूड प्रोसेसिंग के थ्रू धनिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग बनाएं, राइट। और उसके अलावा एक्सपोर्ट करें, तो अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ होगी ना इससे। तो इस पर मेनली फोकस किया। और वर्ल्ड ऑफ कोरिएंडर वेबिनार ये हमें देखने को मिल रहा है। इसको अभी ऑर्गेनाइज किया गया है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया और DBTSABC बायोटेक किसान हब के द्वारा, ICAR NRCSS RSAMB और कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ ये वर्ल्ड कोरिएंडर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखो, यहां पर दो चीज ध्यान में रखना। हमारी कंट्री में राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्वालिटी धनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहां पर क्वालिटी धनिया की बात क्यों की जा रही वो भी आप समझो। तो देखो गाइस, जब भी किसी माल को एक्सपोर्ट किया जाता है और कोई भी कंट्री जब किसी माल को इंपोर्ट करती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगी तो पहले चेक करेगी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, राइट। क्योंकि एक कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि जो भी प्रोडक्ट उस कंट्री के अंदर जा रहा है, और जो भी प्रोडक्ट जब जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंट्री के लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि उनके लोगों की हेल्थ की रक्षा करना, देखना कि कहीं उनके लोगों की हेल्थ पर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा।
कोई खराब अगर क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट अगर लोग वहां पर कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग बाग बीमार पड़ जाएंगे, और लोग बीमार पड़ेंगे तो अल्टीमेटली कंट्री की जीडीपी का लॉस होगा, क्योंकि लोग काम धंधा नहीं करेंगे ना, बीमार पड़े रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर रखो अपने, राइट, क्योंकि सिविल सर्विसेज में इन्हीं सब चीजों की डिमांड होती है। तो यहां पर हम लोग किस पर फोकस करें, क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, धनिया के। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में धनिया का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है, भारी मात्रा में भी होता है, और क्वालिटी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान में रखनी है, जैसे कि रामगंज एपीएमसी मंडी जो है, जो कि कोटा राजस्थान में हमें देखने को मिलती है, वो एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी है, या फिर आप कह सकते हो एशिया का सबसे बड़ा धनिया का जो मार्केट है वो राजस्थान के अंदर है, याद रखना, कोटा में। और ये इस पर्टिकुलर रामगंज जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिलती है, रामगंज डिवीजन जो है राजस्थान के अंदर, उसको कोरिएंडर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, रामगंज को, राइट। तो ये वाली जानकारी भी आपको अच्छी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं धनिया के प्रोडक्शन में, राइट, शेयर की अगर बात करें और क्वालिटी प्रोडक्शन की बात करें तो। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखो फूड प्रोसेसिंग आ गया ना, तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग पर अच्छी आपको पकड़ रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने कोरिएंडर के लिए जो कोटा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर लिस्ट किया, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपने एक स्कीम चल रही है। तो उस स्कीम के तहत जो कोटा है उसके लिए जो फेमस जो प्रोडक्ट है वो है धनिया। तो कोटा का फेमस प्रोडक्ट क्या है, धनिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले इस टॉपिक को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 21 नवंबर 2020 के लेक्चर में आप जाएंगे, 36 मिनट 3 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। आपके पास अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आती है तो आप सिंपली बस यहां पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने टॉपिक ओपन हो जाएगा। और जिनके पास पीडीएफ नहीं आती है कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिए 21 नवंबर 2020, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी सबसे पहला आपका वीडियो आएगा सर्च लिस्ट में वो अपना यही होगा, 21 नवंबर का वीडियो। इस वीडियो के 36 मिनट 3 सेकंड पे आप चले जाना, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेना। थोड़ी बात और कर लेते हैं कोरिएंडर के बारे में। हालांकि ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरिएंडर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, धनिया किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना पकाने के लिए धनिया का इस्तेमाल होता है, राइट। और इवन कई बार तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी धनिया की देखी गई हैं, राइट। और कोरिएंडर सैटिवम, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोरिएंडर सैटिवम एल, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और धनिया एक ऐसा प्लांट है जिसके हर एक पार्ट का उपयोग किया जाता है और खाने के लायक होता है, वो एडिबल होता है। बट इसकी जो फ्रेश लीव होती है और उसके सूखे जो बीज होते हैं ये मसाले के तौर पर उपयोग में लिए जाते हैं। और ट्रेडिशनली सभी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, हर घर में आपको धनिया मिलेगा ही मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, धनिया बोलते हैं, कोरिएंडर इसको बोला जाता है, चाइनीज पार्सले इसको कहते हैं, सिलेंट्रो के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मेरा गांव मेरा गौरव, गाइस डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव किसका है, तो ICAR आपको ध्यान में रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का ये इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये एक प्रमुख कार्यक्रम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अभी रिसेंटली ये गोवा के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, गोवा के अंदर एक गांव में। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एडवाइजरी प्रोवाइड कराना, यानी कि एडवाइस देना किसानों को, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, राइट। और रेगुलर बेसिस पर गांव को गोद लेकर, गांव को अडॉप्ट करके, राइट। और मेन एम क्या है कि फार्मर्स और साइंटिस्ट के बीच में एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए, यानी उनके बीच में जो है वो बातचीत होती रहनी चाहिए साइंटिस्ट और किसानों के बीच में। और फोकस किया जाता है कि लैब टू लैंड प्रोसेस जो है उसको तेज किया जाए। नाम से क्या समझ में आ रहा है, लैब टू लैंड प्रोसेस, यानी कि साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्ट जो हैं वो वेरियस साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के बारे में किसानों को डायरेक्टली बताएंगे और किसान उस प्रैक्टिस को अपने फार्म में, अपनी जमीन में उपयोग करेंगे, जिससे कि बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो उनको मिल सके, राइट। तो ये चीज होती है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत। और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ICAR एग्रीकल्चरल रिसर्च करती है ना, और एग्रीकल्चरल एजुकेशन के बारे में बताती है, वेरियस नई नई चीजों के बारे में बताती है, जिससे कि किसानों को मदद मिल सके, बेटर प्रोडक्टिविटी उनकी हो सके, राइट। और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन जो है उसको ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस, उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आ रहा है जो कि न्यूज में देखने को मिला था, सोशल मीडिया में वायरल हो गया था।
कुछ लड़कों ने और कुछ लोगों ने मिलकर एक डॉल्फिन को जो है वो पीट पीट के मारा और उसकी जान ले ली, राइट। यानी कि उसको मतलब इतनी बुरी बेरहमी से उसको मारा गया कि उसकी जान चली गई। तो ऐसे ऐसा एक वीडियो सामने आया था, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। और कितनी गलत बात है ये, इस प्रकार से हमारी कंट्री के अंदर। और डॉल्फिन गाइस नेशनल एक्यूटिक एनिमल है इंडिया की, राइट। इसको नेशनल एक्यूटिक एनिमल का दर्जा दिया गया है, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लावर होता है, नेशनल एनिमल होते हैं, राइट। तो वैसे वैसे नेशनल एक्यूटिक एनिमल जो है इंडिया की वो डॉल्फिन है, और इसको पीट पीट कर मार डाला। कितनी गलत बात है, कितनी खराब बात है। और डॉल्फिन एक एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर हमें देखने को मिलती है, लुप्त प्राय प्रजाति है ये। तो डॉल्फिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में डिटेल में। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूं। डॉल्फिन से रिलेटेड गाइस मैं आपको बता दूं कि 3-4 बार न्यूज में ये टॉपिक देखने को मिला है डॉल्फिन का। तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर करिए। 16 सितंबर 2020 के लेक्चर में 1 घंटा 17 मिनट 44 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन करके ये टॉपिक है, इसमें पूरी चीज डिटेल में डॉल्फिन के बारे में बताई गई। गाइस बात हो रही है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये है क्या, तो याद रखिएगा ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये फलाना बताइए इन ऑप्शन में से ये बॉडी जो है वो कौन सी है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने ऑलरेडी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर पूछा गया था। तो 2003 से ये काम कर रही है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी हर एक सिटीजन तक पहुंच पाए इंडिया के अंदर, तो उसको फैलाने के ऊपर ये काम करती है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी को फैलाने के ऊपर इसका काम होता है, राइट। और अभी इसने अनाउंसमेंट दिया है कि ये फ्री आईडीएन ऑफर करेगी। आईडीएन यानी कि इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, किसी भी 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराएगी। और हर आई एंड डोमेन जो है ये बताया जाएगा, एक रजिस्ट्रेंट जो है वो इसको बुक कर सकते हैं। और ये बेसिकली प्रोसेस शुरू कर रही है, तेजी से काम करने पर फोकस कर रही है कि एडॉप्शन किया जाएगा भारत आईडीएन डोमेन नेम का। ये है क्या, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। ये देखो ये क्या लिखा है, करंट अफेयर्स कमलाक्ष झा, ठीक है। तो अपन कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं, जैसे www.facebook.com, राइट। और इंडिया की जो सरकारी वेबसाइट्स वगैरह जो होती है UPSC.in, तो ये या NIC, तो ऐसी वेबसाइट जो अपन ओपन करते हैं ना, तो वैसे ही करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है डोमेन नेम। तो ये ऐसी 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में इस प्रकार के डोमेन नेम ये फ्री में ऑफर करने वाली है। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। तो ये वाली चीज बस आप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो है निक्सी के बारे में, कि निक्सी है क्या, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी को फैलाने के ऊपर ये काम करती है, फोकस करती है। तो सिंपल सी चीज बस ध्यान। गाइस स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर ये टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर इसकी नीलामी के बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। और काफी आसान तरीके से स्पेक्ट्रम को अपन समझेंगे। जैसे कि आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको 2 टावर्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाला एक दूसरी कंपनी का टावर मान लो आप, और ये दूसरी टेलीकॉम कंपनी का टावर मान लो आप, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक टावर है वो 3 मोबाइल फोन्स को ही सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। यानी कि 3 मोबाइल फोन अगर इस टावर के पास रहेंगे तो वो 3 मोबाइल फोन में अच्छा नेटवर्क आएगा, अच्छे से बातचीत हो जाएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, राइट। तो इसकी एक टावर की कैपेसिटी मान लेते हैं 3 मोबाइल फोन्स की है। तो आपको देखकर क्या लग रहा है कि कहां पर अच्छा कनेक्शन मिलेगा, कहां पर अच्छी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है इस क्षेत्र पर, क्योंकि इस क्षेत्र पर ज्यादा डिवाइस नहीं है, इसलिए ज्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से कनेक्शन जो है वो काम करेगा। और वहीं यहां पर 6 डिवाइसेस हैं, जस्ट दुगना। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर जब भी फोन पे बात की जाएगी तो आवाज कट कट करके आएगी। और जैसे इंटरनेट के थ्रू अगर कोई डेटा वगैरह डाउनलोड किया जाएगा, कोई भी चीज अगर अपन डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहां पर स्लोली डाउनलोड होगा, यहां पर फास्ट डाउनलोड होगा, क्योंकि स्मूथली कनेक्शन यहां पर मिल रहा है। क्योंकि यहां पर जितनी इस टावर की कैपेसिटी है उतने ही यूजर्स यहां पर मौजूद है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, राइट। बट वहीं अगर आप, जैसे कि ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी का टावर है, इस कंपनी के पास यहां पर स्ट्रेस हो रहा है इस क्षेत्र पर, तो ये कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एक और टावर लगा सकती है, राइट, जिससे कि प्रॉपरली यहां पर इस एरिया पर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो जाए। यही है गाइस स्पेक्ट्रम। कंपनी क्या करती है, स्पेक्ट्रम परचेज करती है सरकार से, क्योंकि कंपनीज को अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो यूजर्स हैं, नेटवर्क बेस जो उसका है उसको मैनेज करना होता है। और पूरी चीज आप जानते हैं गाइस कि ये नेटवर्क के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास जो फोन हम जैसे किसी को लगाते हैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये एक फोन है, इसको इस फोन को कनेक्ट करना है इस फोन के साथ, यानी कि कॉल जो है ये करेगा इसको, ठीक है। अब क्या होगा, ये कॉल कैसे जाता है, ये कॉल पहले नियरेस्ट टावर के पास जाता है, ठीक है, यानी कि ये सिग्नल देता है नियरेस्ट टावर के पास कि फोन करना है।
फिर ये टावर जो होता है वो सैटेलाइट के पास सिग्नल देता है, फिर ये सैटेलाइट जो है वो यहां पर जिस जगह पर फोन करना होता है उस जगह के नियरेस्ट टावर तक जो है ये सैटेलाइट सिग्नल देती है, फिर ये टावर जो है वो नियरेस्ट फोन को बजा देता है, रिंगिंग करवा देता है। तो इस प्रकार से एक फोन दूसरे फोन से कनेक्ट होता है। अब ये डिस्टेंस तो इतना लंबा ये कवर करता है, बट ये लाइटनिंग स्पीड पर डिस्टेंस कवर करता है। हमको लगता ही नहीं कि इतना लंबा डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। आपका हर एक कॉल जो होता है ना वो सैटेलाइट तक जाकर वापस आता है, तो ये इतना लंबा डिस्टेंस जो है ये कवर करता है। और इसके बीच में और भी काफी सारी प्रोसेस होती हैं, बट वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए वाली बात बताई है कि इस तरीके से ऑपरेशन होता है। अब वहीं पर ही आप देखोगे कि अगर किसी जगह पर ज्यादा डिवाइसेस हैं, ज्यादा यूजर्स हैं, राइट, और नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो काफी कम है, तो उस बीच क्या होगा कि कंपनी वाले को एक और अपने स्पेक्ट्रम को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करनी पड़ेगी। और देखो, स्पेक्ट्रम को बढ़ाने का मतलब नहीं है कि कंपनी को टावर खड़े करने पड़ते हैं, इसी में ही एक डिवाइस होती है, राइट, जिसमें इंक्रीज कर दी जाती है फ्रीक्वेंसी को, राइट। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो स्पेक्ट्रम जो होता है, ये सरकार बेचती है, इसको एयरवेव्स कहते हैं। एयरवेव्स के ऊपर ही आधारित पूरा नेटवर्क काम करता है, चलता है। सरकार के पास पूरे, यानी कि सरकार के पास ओनरशिप होती है इन एयरवेव्स की, और सरकार कंपनीज को बेचती है। कंपनीज क्यों खरीदती है? देखो, जैसे ही कंपनी के का बिजनेस चलने लगता है, कंपनी के यूजर्स बढ़ने लगते हैं, तो कंपनी क्या सोचती है कि हमारे यूजर्स को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजर्स को कोई भी तकलीफ होगी, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो यूजर जो है वो फिर वो काम नहीं करेंगे, राइट, उसका मतलब यानी कि उसके कंपनी को छोड़ देंगे, उसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, राइट। जैसे कि कभी भी आप कोई एक सिम चला रहे हो, ठीक है, एक मोबाइल सिम चला रहे हो, उस सिम में अगर बार बार दिक्कतें आ रही है, फोन करने में परेशानी आ रही है, फोन लगता है और फोन कट जाता है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार हटाओ, सिम चेंज करो, दूसरी कंपनी के पास चलो, राइट। तो ये कंपनी होती है, ये कंपनी क्या करती है, अपने एयरवेव्स को या अपने सिग्नल को खरीद, मतलब सभी के पास एक प्रॉपर सिग्नल मिले, सभी के पास प्रॉपर स्पेक्ट्रम पहुंचे, सभी के पास प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रहे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो वो मैनेज करती है पूरी चीजें। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सरकार कंपनीज को बेचती है, ठीक है। तो ये वाली चीजें इस तरीके से आपको समझना है इस स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम का मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि और एक और एग्जांपल देता हूं, आपने पहले, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, कंपनीज वगैरह ने काफी अच्छा स्पेक्ट्रम अपना परचेस कर लिया है, तो कंपनी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने नेटवर्क्स को, तो सभी लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट फिर भी आपने आज से 2-3 साल पहले एटलीस्ट सुना होगा कि यार कभी इंटरनेट चलाना है तो रात में चलाओ, स्पीड काफी अच्छी आएगी। इवन आज भी ऐसा होता है कई कई क्षेत्रों में, आज भी अगर आप रात में इंटरनेट चलाओगे या रात में बातचीत करोगे तो प्रॉपर तरीके से आवाज आती है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना मतलब बिना फोन, कई बार होता है ना कि कई सारे एरियाज पे फोन कट कट के आवाज आ रही है, या बिना किसी डिस्टर्बेंस से रात में आवाज आती है। क्यों आती है? क्योंकि रात में कम यूजर्स एक्टिव होते हैं, राइट, तो इसलिए स्मूथली जो फ्रीक्वेंसी है वो काम करती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंपनी क्या करती है, अपनी फ्रीक्वेंसी को या अपने स्पेक्ट्रम को बढ़ाकर रखती है। क्यों बढ़ाकर रखती है? कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी डिवाइसेस के कारण ये जो सिग्नल्स वगैरह है वो फेल होते हैं। जैसे कि आपने 100% नोटिस किया होगा कि आपका फोन आपकी टीवी के पास रखा होगा और एकदम से जैसे ही फोन आने वाला होता है वैसे ही टीवी जो है उसमें आवाज आने लगती है, घर 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 करके, या कोई स्पीकर वगैरह है, फोन वगैरह है, या फिर माइक के पास आप खड़े हो तो अलग ही उसमें कुछ आवाज आती, नॉइस आती, घर 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 करके, राइट। तो आपको पहले से ही पता लग जाता है कि हाँ ये फोन आने वाला है। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि ये नेटवर्क्स वगैरह जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को, स्पेक्ट्रम की कैपेसिटी को ऑलरेडी बड़ा करके रखती है, उसके यूजर्स के हिसाब से, यूजर्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा करके रखती है, जिससे कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का इशू आ रहा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो वो ना आए, क्योंकि स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ जो है उसका ऑलरेडी बड़ा है, राइट। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने ये आप लोग को डायग्राम रखने की कोशिश करी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज ये है कि टावर को आप लेकर चलो दिमाग में, राइट, कि सरकार क्या करती है, सरकार इस टावर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज को स्पेक्ट्रम बेचती है कि कंपनीज अपनी टावर की कैपेसिटी को बढ़ा ले। जैसे कि इस टावर की कैपेसिटी जो है वो 3 मोबाइल फोन को स्मूथली चलाने की है, 3 डिवाइसेस को चलाने की है। बट वहीं पर अगर 6 डिवाइस होंगे तो टावर जो है वो प्रॉपर तरीके से मतलब सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी इक्वली कनेक्शन, तो इसलिए ये कनेक्शन लॉस क्या और ये सब इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो कंपनी क्या करती है, सरकार से स्पेक्ट्रम परचेस कर लेती है, जिससे कि इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कि जिससे कि और भी ज्यादा यूजर्स को ये टैकल कर सके। और कंपनीज के जैसे यूजर बढ़ने लगते हैं तो कंपनी चाहती है स्पेक्ट्रम को परचेज करना सरकार से, तो यही चीज है बस, राइट। तो इसको अपन थ्योरी में देख लेते हैं। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिसेंटली कहा है कि 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी 1 मार्च से। मेन ऑब्जेक्टिव इस सेल का यह है कि मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस जो है वो स्पेक्ट्रम के लिए ऑफर करना, कि मार्केट में जो स्पेक्ट्रम को लेकर प्राइसेस चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम को ऑफर करना, एफिशिएंट तरीके से कंपनीज स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सके, अपने यूजर्स को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करा सकें। तो ये इसका दूसरा
मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज करना, राइट, कि दूसरी कंपनीज वगैरह भी जो है वो अपने टावर को एनहांस कर, जैसे ही इस कंपनी के पास जो है वो ज्यादा यूजर्स है, राइट, बट इस कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है कि यूजर जो है वो खुश नहीं है, कंप्लेंट्स आ रही है बार बार, तो ये कंपनी क्या करेगी, अपने यूजर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए स्पेक्ट्रम परचेज कर लेगी, जिससे कि इस कंपनी के यूजर्स इसके पास ना जाए, तो ये कंपटीशन इस प्रकार का चलाती रहेगी, राइट। तो ये वाली चीज भी हमें देखने को मिलती है। या फिर ये वाली कंपनी जो है वो बेस्ट ऑफर जो है वो दूसरी मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए देगी कि आप हमारे पास आइए, हम सस्ते रेट में जो है वो कॉलिंग सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे, स्मूथ कनेक्शन आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसके यूजर्स तो यहाँ पर आने लगेंगे, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए ये चीज लाई जाती है, राइट। कंपनीज को मौका दिया जाता है कि कंपनीज भी अपनी बैंडविड्थ को, स्पेक्ट्रम को जो है वो इंक्रीज कर सकें, तो ये वाली चीज होती है। इससे सरकार का भी फायदा होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का। स्पेक्ट्रम की नीलामी की अगर बात करें, स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग क्या होती है, तो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सरकार राइट्स टू ट्रांसमिट सिग्नल, जो कंपनी हमें सिग्नल पहुंचाती है, कंपनी हम तक नेटवर्क पहुंचाती है, उसका अधिकार, उसका राइट जो है वो सरकार सेल करती है कंपनीज को, और स्पेसिफिक बैंड्स के तहत ये सिग्नल जो है वो स्प्रेड किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं, और स्पेसिफिक बैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हम लोग को देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर ऑक्शनिंग किस प्रकार से होती है, तो देखो जो भी डिवाइसेज है, जैसे कि सेलफोन हो गया या वायरलाइन टेलीफोन वगैरह हो गया, इनको सिग्नल्स की आवश्यकता होती है चलने के लिए। एक फोन को दूसरे फोन से कनेक्ट करना है तो सिग्नल के बिना वो कनेक्ट नहीं होगा, सिग्नल की आवश्यकता होती है, और यही सिग्नल है जो कि एयरवेव्स के थ्रू जाते हैं, और इसी एयरवेव्स को अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं, राइट। और ये भेजे जाते हैं डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी में, जिसके चलते किसी प्रकार का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं हो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सभी पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स को ओन करती है, सभी एयरवेव्स को ओन करती है, सभी फ्रीक्वेंसी को ओन करती है, तो ओनर जो है पूरी इस प्रकार के स्पेक्ट्रम की वो कौन है, यूनियन गवर्नमेंट, याद रखना, राइट। और सेलफोन कंपनीज वगैरह क्या करती हैं, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, सेलफोन कंपनी नहीं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो टेलीकॉम सर्विस ऑफर करती है, वो क्या करती हैं, जैसे ही उसके पास, यानी कि उसके एरिया में किसी या फिर किसी जगह पर उसके यूजर्स एकदम से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यूजर्स को प्रॉपर सर्विस मिल सके, तो इसलिए कंपनी सरकार से इस प्रकार के स्पेक्ट्रम परचेज कर लेती है, जैसे कि उसकी सर्विस जो है वो स्मूथली चल सके, राइट। तो इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और उस कंपनी को ज्यादा स्पेस मिल जाए, जब भी अगर नेटवर्क्स वगैरह बढ़ने लगते हैं, जब भी नंबर्स बढ़ने लगते हैं सेलफोन्स वगैरह के, तो वो अपने मतलब स्मूथली सभी को सर्विस मिल सके, सभी को नेटवर्क जो है वो प्रॉपर मिल सके, किसी भी को भी कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो, तो वो स्पेक्ट्रम अपना बढ़ा लेती है, इंक्रीज कर लेती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और कंपनी जो भी सेटअप कर रही होती है अपने रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उनको ये सरकार स्पेक्ट्रम वगैरह ऑफर कर देती है। अब रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ये टावर वगैरह, तो कंपनी जहां जहां पे भी टावर सेटअप कर रही है, तो सेटअप करने के बाद सरकार देखकर उनको स्पेक्ट्रम बेचती है। हालांकि ये कंपनीज वगैरह को जो है वो स्पेक्ट्रम लेना होता है सरकार से, इसकी प्रॉपर नीलामी वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है स्पेक्ट्रम की, राइट। तो वो डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। अब जैसे जैसे कंपनीज के बीच में डिमांड उठ रही है, वैसे वैसे स्पेक्ट्रम जो है वो बिकने लगता है। और स्पेक्ट्रम देखिए अलग अलग बैंड के होते हैं, राइट। जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ एरिया में, जैसे मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताता हूँ, ब्रॉडबैंड के बारे में बताता हूँ, तो आप आसानी से इसको लिंक कर जाएंगे। कुछ कुछ एरिया में ब्रॉडबैंड वाले बोलते नहीं है कि यहाँ पर यार वो 100 Mbps की लाइन नहीं बिछी है, अभी 100 Mbps की लाइन यहाँ पर नहीं आई है, राइट, अभी 40 Mbps की लाइन यहाँ पर मौजूद है। तो उस क्षेत्र पर, उस एरिया पर वो हाई स्पीड वाला फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ मौजूद नहीं है, आपको जो बैंडविड्थ मिल रहा है वो लो स्पीड का मिल रहा है। तो अलग अलग स्पीड के भी बैंडविड्थ यहाँ पर हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर बताया जाता है कि ये वेव्स जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस प्रकार के एयर वेव्स वगैरह को सेल किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि टावर के थ्रू ही तो ये पूरे वेव्स वगैरह ट्रांसमिट होते हैं या एयर वेव्स ट्रांसमिट होते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन समय समय पर एयर वेव्स को ऑक्शन करती है, नीलामी करती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्पेक्ट्रम की नीलामी कौन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, याद रखिएगा। और इन्हीं एयरवेव्स को स्पेक्ट्रम जो है वो कहा जाता है। अलग अलग बैंड्स में ये सब डिवाइडेड होते हैं, और सरकार समय समय पर इसको बेचती है, और ये बेचा जाता है तो कुछ पर्टिकुलर लीज पर ही बेचा जाता है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक कंपनी ने खरीद लिया तो लाइफ लॉन्ग वो स्पेक्ट्रम उस कंपनी का हो गया। 20 ईयर्स के लिए वो, मतलब जनरली हमें देखने को होता है कि 20 ईयर्स के लिए कंपनी को ये स्पेक्ट्रम दिया जाता है। अब ये जो ईयर्स जो है वो चेंज भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, बट जनरली 20 ईयर्स के लिए स्पेक्ट्रम्स बेचे जाते हैं, राइट। इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारती एयरटेल और वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया, तो ये एडिशनल स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं, एलिजिबल है ये एडिशनल स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, यानी कि ऑलरेडी जो इनके पास स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाने के लिए ये खरीदारी जो है वो कर सकते हैं, नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा नई कंपनीज भी शामिल हो सकती हैं, जिसमें फॉरेन कंपनीज भी मौजूद हैं,
तो वो भी एयरवेव्स वगैरह को परचेज कर सकती हैं। फॉरेन कंपनीज की बात करेंगे तो फॉरेन कंपनीज को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उस फॉरेन कंपनी की एक ब्रांच इंडिया में होनी चाहिए, या फिर इंडियन कंपनी के तौर पर वो रजिस्टर होनी चाहिए, या फिर किसी इंडियन कंपनी के साथ उसका टाई अप होना चाहिए, तभी उस फॉरेन कंपनी को स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। तो ये है पूरी ओवरऑल चीज, इसके बारे में आपको बेसिक सा आइडिया, बेसिक सा फैक्ट पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। और स्पेक्ट्रम को लेकर ऑलरेडी काफी इश्यूज भी हम लोग को कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए ये वाली चीज तो आपको टेक्निकली पता होनी चाहिए, राइट। बट जितना मैंने आपको समझाया उतना मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा आपको R&D करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ना कि किसी टेक्निकल एग्जाम की। तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये था अपना लास्ट टॉपिक गाइज, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए हैं, लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो उसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की PDF दी जाती है, आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है आपके रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पूरे मंथ की फीस में। और इसके अलावा एक ऑफर भी है, आप ऑफर जो है वो देख सकते हैं अगर आपको ऑफर चाहिए तो। और बाकी अगर आपको पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, और आप पेड पैकेज को इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस कैसे पे करना है, तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करके फीस पे कर सकते हैं आप, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको वो मिल जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो उसकी मदद से भी आप फीस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। और अगर कुछ समस्या आती है पेड पैकेज को ज्वाइन करने से रिलेटेड, या पेड पैकेज के बारे में आपको कुछ पूछना है, तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838, नंबर अपने फोन पर सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप SMS के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम का अपना एक ग्रुप भी है, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप, और एक चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी। और हाँ, इस पेड पैकेज का अगर आपको सैंपल देखना है कि कैसा पेड पैकेज होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल का वीडियो भी मौजूद है। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।